डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? आपके पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा के अंदर भी मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको एसएल अरोड़ा की बुक के अंदर भी मिलेगा, और ये दोनों पहले क्वेश्चन। बड़ी सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स कोलम्बिक है, किसी एक चार्ज पे नहीं लगती है, ये फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस लगती है। जितनी फोर्स छोटे चार्ज के ऊपर बड़ा चार्ज लगाता है, उतनी फोर्स छोटा चार्ज भी बड़े चार्ज पे लगाता है। तो हम इस फोर्स को कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं, और ये फोर्स वैक्यूम के अंदर कैलकुलेट हो रही है, वैक्यूम के अंदर, दोनों चार्जेस वैक्यूम के अंदर प्लेस है। नंबर वन। अब यहां पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, अगर कोई टीचर बोलता है कि Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 विदाउट इग्नोरिंग दिस साइन, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, और टीचर बोलता है अगर Q1 एंड Q2 ये मेरे पास यहां पर लेस देन 0, मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीजें हम चार्जेस के साइन को इग्नोर किए बगैर देख रहे हैं, विदाउट इग्नोरिंग दिस साइन, विदाउट इग्नोरिंग दिस साइन, विदाउट इग्नोरिंग दिस साइन। हम साइन को इग्नोर किए बगैर चार्जेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, ये फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। इसका मतलब या तो दोनों चार्जेस मेरे पास पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, या दोनों चार्जेस मेरे पास नेगेटिव है तो भी ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास इनके बीच की फोर्स आपके लिए क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। एक और चीज, अगर दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मेरे पास यहां पर लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर पहला चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या फिर पहला चार्ज अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, तो जाकर दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 0। और ऐसा केस के अंदर ये फोर्स हमारे पास क्या बन जाएगी, ये फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव बन जाएगी, ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो फोर्स मेरे पास रिपल्सिव भी हो सकती है, फोर्स मेरे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास कि दोनों चार्जेस लाइक नेचर के है या फिर अनलाइक नेचर के। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब मेरे पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ग्राफ। नेक्स्ट इज द ग्राफिकल एनालिसिस। अगर मैं यहां पर इन ग्राफ फोर्स की ग्राफिकल एनालिसिस करूं तो मेरे पास दो तरह के ग्राफ आते हैं, बड़े ध्यान से समझ। मेरे पास यहां पर आपके लिए दो तरह के ग्राफ आते हैं। नाउ दिस इज फोर्स, और आपके पास एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया, दिस इज आर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्राफ, एंड दिस इज द फोर्स, the force between the two charges, I'm sorry, two charges। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका ग्राफ क्या बनता है, हाइपरबोला। तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ क्या बन गया बच्चे, हाइपरबोला। ये ग्राफ हमारे पास ऊपर भी बना नीचे भी बना, ऐसा क्यों, ऊपर वाली फोर्स मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आंसर है ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, नीचे वाली फोर्स नेगेटिव है तो Q1 Q2 लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या आ गया बच्चे, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास यहाँ पर फोर्स है ये आपके पास अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, तो आंसर है ये रिपल्सिव है। और नीचे वाली पॉजिटिव है तो आपके पास ये फोर्स क्या आ जाती है बच्चे, अट्रैक्टिव आ जाती है। कोई दिक्कत इसमें से, कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप टीचर को, हाँ जी बोलो 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 बेटा। अरे अगर ये अट्रैक्टिव है तो इसका फिर 0 से कम क्या कैसे हुई, ये बता दो।
देख एक बड़ी सिंपल सी चीज है काके, हम यहाँ पर फोर्स के अंदर अब चार्ज का साइन इग्नोर नहीं करना, ठीक है, पहली बात तो इसको यस सर। समझना पड़ेगा। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है जगजोत, तो ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अनलाइक है तो फिर अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर तू साइन को इग्नोर नहीं करता है तो बता बच्चे, जो फोर्स के साथ प्रोडक्ट का, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है, तो जो चार्जेस का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, तो टेक्निकली फोर्स भी क्या बन जाएगी? नेगेटिव। बताने का तरीका, समझाने का तरीका। अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि मेरे पास इस ग्राफ के अंदर आप ये बताओ कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्सेस का ग्राफ सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं। आप ये भी देख सकते हो, इस नीचे वाले ग्राफ का मतलब क्या है? वन चार्ज इज पॉजिटिव, वन चार्ज इज पॉजिटिव का के, और दूसरा चार्ज क्या है? और दूसरा चार्ज क्या है? नेगेटिव। अदर चार्ज। ये सिर्फ बताने के तरीके, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन, मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये हमारे पास डिस्क्राइब करने का, काके डिस्क्राइब करने का तरीका होता है ना। देखिए आप एक बात समझना कि अगर मैं तुझे एक बात बोलता हूँ बच्चे के दोस्त तो सभी है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कैसे पता लगता है? जो आप जिससे आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो, है ना। वैसे Yes. बच्चे फोर्स तो दोनों चार्जेस में होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी, नेगेटिव नेगेटिव में भी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है। अगर आप दोनों ही ग्राफ को ऊपर बना दो तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, टीचर को लगेगा यार तू इसको अच्छा कर सकता था, तू बता सकता था कि ऊपर वाली जो फोर्स है उसमें दोनों चार्जेस या तो सेम नेचर के है, या दोनों पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव, और नीचे वाला ग्राफ क्या बता रहा है? अट्रैक्टिव। सिंपल। हम क्या कर रहे हैं? चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मतलब सॉर्ट आउट समझ लो कि मुझे क्लियर है कि ऊपर वाली फोर्स रिपल्सिव है और नीचे वाली अट्रैक्टिव। हम चीजों को सिर्फ क्या कर रहे हैं जगजोत? सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सॉर्ट आउट करने का मतलब है बच्चे, देख एक सिंपल सी बात है, हम घर में खाना खाते हैं बच्चे, खाते हैं। अब मुझे एक बात बता, घर में चावल और दाल बनती है बच्चे? Yes. बनती है। अलग अलग बनती है कि सेम सेम बनती है? अलग अलग बनती है। लेकिन जब Yes. खाते हो तो दोनों को क्या कर देते हो? मिक्स कर देते हो। मिक्स। तो इकट्ठे क्यों नहीं पहले बना लेते? नहीं बनती ना, है या ना। Yes. सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट मतलब कि सॉर्ट आउट, ताकि एक तरीका है बच्चा हमारे पास, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग आउट। मतलब एग्जाम्पल में भी फनी और एग्जाम्पल में भी अब्सर्ड, बट हम लाइफ के अंदर अपने आप को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि ऊपर वाली रिपल्सिव, नीचे वाली अट्रैक्टिव। और एक और बात बच्चे, हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे, एक रिवायत, एक बच्चा हमारे पास ट्रेडिशन चल पड़ता है। किसी टीचर ने ऐसा एक ग्राफ सोच समझ के किसी किताब में बना दिया, उसके बाद दूसरी किताब ने बना दिया, तीसरी ने, चौथी ने, पांचवी ने, और मार्केट में जितनी बुक्स हैं अब वो ऊपर वाली फोर्स को रिपल्सिव और नीचे वाली को क्या बोल रहे हैं? अट्रैक्टिव बोल रहे हैं। और एक दो बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया, फिर तो क्या लग गया बच्चे? ठप्पा लग गया कि ऊपर वाली को रिपल्सिव बोलना है, नीचे वाली को अट्रैक्टिव। तो ये सारी चीजें, ठीक है, सिर्फ सॉर्ट आउट करने के लिए, नथिंग एल्स, इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंस। क्लियर होगी बात? Yes. क्लियर है? चलो, लेकिन लड़के हमारे पास यहाँ पर सीबीएसई 2011 के अंदर कमाल हो गया। सीबीएसई के आउटसाइड दिल्ली के पेपर में कमाल हो गया 2011 के अंदर। कमाल क्या हो गया? एकदम से सीबीएसई ने अपने लेवल को रेज कर दिया, और रेज करके काके उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? तुम ध्यान से देखना। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? ध्यान से देखना काके। ये मेरे पास यहाँ पर y है और ये मेरे पास यहाँ पर x आ गया। अब ध्यान से समझना, ध्यान से। और मेरे पास उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर ग्राफ बनाने को बोल दिया, किस किस के बीच में बच्चे? यहाँ पर ग्राफ बनाने को बोल दिया बिटवीन द फोर्स एंड 1/r²। अब पड़ा पंगा, अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर बच्चे की गाड़ी या तो कहते हैं कि कीचड़ में फंस जाती, कीचड़ मतलब डिफिकल्टी में, या फिर बच्चा बोलता है नहीं नहीं यार ये सही चीज है, यही चीज पढ़ने के लिए तो हमने साइंस रखी थी। एक बात बताओ बच्चे, ऊपर वाले ग्राफ के अंदर हमारे पास
जो ग्राफ बनाया गया वो किस किस के बीच में बनाया गया, काके जरा बताओ। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में बनाया गया, जरा Force बताओ। और radius। आर के बीच में। और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। लेकिन एक बात बताओ, नीचे वाला ग्राफ जो मैं बना रहा हूं ये एफ वर्सेस 1/r स्क्वायर के बीच में, तो अब बताओ कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल काके, यहाँ। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो काके बताओ कि यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा। तो जो ग्राफ बनेगा काके वो बनेगा एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास यहाँ पर बन गया स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ये ग्राफ क्या बन गया बच्चे, हमारे पास एग्जैक्टली हमारे पास बन गया बच्चे स्ट्रेट लाइन। तो बन गया स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन बना तो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन बन सकता है और काके नीचे भी बन सकता है। क्यों ऊपर और नीचे बनेगा बताओ, सिर्फ सॉर्ट आउट करने के लिए, परेशान करने के लिए कि टीचर बोलेगा अच्छा ऊपर वाला बताओ, तो आप बोलोगे ऊपर वाला ग्राफ क्या बन जाएगा, रिपल्सिव बन जाएगा। और नीचे वाला ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा, तो नीचे वाला ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती है। कहानी ये बच्चे की ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है। ये लाइन बच्चे एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल को बनाती है। और याद रखना बच्चे, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल आपके पास ग्राफ की क्या बनती है बच्चे, स्लोप बनती है। ये ग्राफ के बच्चे हमारे पास स्लोप होती है। और यहाँ पर स्लोप पता है किसके बराबर होगी, यहाँ पर स्लोप होगी बच्चे द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी कि जिन दो चार्जेस का प्रोडक्ट बड़ा होगा, जिन दो चार्जेस का प्रोडक्ट में क्या बोल रहा हूं, बड़ा होगा, वो एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बनाएंगे। और जिनका चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट छोटा होगा तो उतना छोटा ग्राफ बनाएंगे। और रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि बच्चे फोर्स इज इक्वल टू, चलो हम कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास है Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ग्राफ बना रहे हैं F वर्सेस 1/r स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म आपके पास क्या बन जाती है बच्चे, स्लोप बन जाएगी। नाउ दिस इज द स्लोप। जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है वो बच्चे जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो m है वो हमारे पास स्लोप है। तो यहाँ पर x 1/r स्क्वायर है, तो स्लोप किसके बराबर है, Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड। बच्चे इनके प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको यहाँ पर किसके बारे में बताएगा, स्लोप के बारे में। क्लियर है ये वाली चीज, जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका एंगल बड़ा होगा, बड़ा होगा। एग्जैक्टली सीबीएसई ने कहा कि हमारे पास यही क्वेश्चन जो है बच्चे वो पूछा था। हमारे पास यहाँ पर सीबीएसई ने 2011 में क्या क्वेश्चन पूछा था। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक ए चार्ज है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, और मेरे पास बी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, और मेरे पास है 6 माइक्रोकूलम, और ये आ गया -2 माइक्रोकूलम, और मेरे पास दूसरे चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम और आपके पास 2 माइक्रोकूलम, और मुझे इन दोनों के लिए F वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाना, और मेरे को दूसरे चार्जेस के लिए भी क्या बनाना है, F वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाना। ये मुझे बनाना, मुझे इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनाना बच्चे, चार्जेस का ग्राफ बनाना है बिटवीन F वर्सेस 1/r स्क्वायर। तो हमारे पास एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा और दूसरा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैंने दोनों के एंगल सेम बनाए कि डिफरेंट बनाए, बताओ शाबाश। सेम बनाए कि डिफरेंट, डिफरेंट बनाए। यहाँ पर एंगल कौन सा बड़ा लग रहा है तुम्हें बताओ बच्चे, बीटा की अल्फा, बेटा बीटा। रीजन बच्चे, एक तो एक चार्ज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसका ग्राफ बनेगा नीचे का के, जो दो पॉजिटिव है उनका ग्राफ बनेगा ऊपर। और मैग्नीट्यूड का के फिर देख लेना बच्चे, जब आप प्रोडक्ट लोगे ना इस केस में तो मैग्नीट्यूड लोगे, तो इन दोनों चार्जेस के
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 12 के बराबर है। 6 दूनी 12 और नीचे बचे 3 दूनी 6। तो इसका मतलब अल्फा आपके पास स्मॉलर है और बीटा बच्चे आपके पास लार्जर है। बच्चे को लगता है यार ये क्वेश्चन क्या सही में आया था? बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे। ये क्वेश्चन 2011 के अंदर आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई ने पूछा था। तो बच्चा बोलता है कि सर मैं जो है क्या इस ग्राफ को समझू कि ये इंपॉर्टेंट है? अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल वाले पूछेंगे, अरे देख लेना स्कूल का पेपर भी आया समझो। जब स्कूल का पेपर आएगा तो आप समझ जाओगे कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ भाई वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे की तरफ भाई। यस सर। चले, Yes, sir. ग्राफ समझ में आ गया? कोई बच्चा जिसको डाउट हो तो? नितिका, काके समझ में आ गया? यस सर। काके देख ले बच्चे, देखा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपको देखो कोई चीजें होती हैं जो हमको लगता है हम घर पे पढ़ लेंगे तो दोबारा समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा जब घर पे पढ़ता है समझ में नहीं आती। अब बच्चा फंस गया, बच्चे को लगता है मैं टीचर के पास जाऊंगा, वहां पर तो मैंने बोल दिया आगे समझ में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपने यहाँ पर बोल भी दिया है कि चलो घर पे समझ लेंगे और नहीं समझ में आया, अगर दोबारा पूछ लोगे तो अरे यार ऐसा कुछ बात नहीं है। चीजें हैं बच्चे, मेरे पास यहाँ पर बच्चे +2 के आ रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने +1 के अंदर वेक्टर्स अच्छे से नहीं किया, तो आज शाम को मैं उनको वेक्टर एडिशन सिखा के आऊँ। फिर क्या होगा? नहीं आ रही ना चीज, फिर क्या होगा? सीख सकते हैं ना, मैं सिखा सकता हूँ, वो सीख सकते हैं बच्चे, है ना? तो वेक्टर एडिशन सीखेंगे तो हम काम कर लेंगे बच्चे। तो पॉइंट ये है, सीखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई टाइम नहीं होता। सीखने के लिए एक चीज है कि यार मुझे सीखना है, चाहे मुझे कोई पर्सन जैसे मर्जी सिखाए, मुझे सीखना है लाइफ के अंदर आगे बढ़। मैं चलूं आगे की तरफ बच्चे? क्लियर होगी बात? Yes, sir. अब Yes, चलते हैं। sir. अब यहाँ पर चले अगर आगे की तरफ, तो क्या सिखाऊं तुम्हें? तो आप सर बोलोगे सर एक कूलम में से कितने माइक्रो कूलम होते हैं? ये तूने सही क्वेश्चन पूछा। अब देख तेरे को करना पड़ेगा, एक कूलम के अंदर कितने माइक्रो कूलम, तो ये बन गया +1 का क्वेश्चन बन गया। यानी कि तेरे को ये देखना पड़ेगा कि एक कूलम, तो शायद से क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ गया। तो क्वेश्चन गलत, तेरे को ये पूछना चाहिए था एक माइक्रो कूलम को कैसे कूलम में कन्वर्ट करते हैं। आया ना? यस सर। कोई नहीं, कोई बात, ठीक हो ना? मैं आया ना? अब छोड़ तू इसको, इसकी टेंशन को तू छोड़, मैं तेरे को क्वेश्चन करा देता हूँ, तेरे को अपने आप क्लियर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर 2 चार्जेस है भाई, बच्चों वाला न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसलिए माफ कर देना भाई, क्योंकि बच्चों वाला न्यूमेरिकल दे रहा हूँ तो माफ कर देना भाई। ये मेरे पास -2 माइक्रो कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? बच्चों वाला न्यूमेरिकल दे रहा हूं भाई, पहले बोल दिया मैंने, बाद में मजाक मत उड़ाना, अरे सर बड़ा आसान न्यूमेरिकल था, अरे सर क्या करते हो, ऐसा कोई न्यूमेरिकल पूछता है? तो इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है, तो मेरे पास आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 6 माइक्रो कूलम। अब देख माइक्रो होता है 10 की पावर -6 का, ठीक है लड़के? आगे बात समझ में? यस सर। अब जब तू -2 को लिखेगा, -2 के अंदर से माइनस को इग्नोर करना है, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन वगैरह हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए। इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो फोर्स आपके पास किसके बराबर आ गए? 9 × 10⁻⁹, तो 6 दूनी 12 और बच्चे 10 की पावर -12, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? तो दिस इज 900 × 10 की पावर -4। तो 900 × 10 की पावर आपके पास क्या आ गई बच्चे? -4। मेरे पास अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो नीचे आ गया आपके पास 100, और F इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास 2 0 ऊपर, नहीं तो बच्चे अब कैलकुलेशन की गेम रह गई है, तो 12 × 10⁻⁹ 9 - 12, ये -4 है और ये बच्चे आपके पास 2 है, तो नीचे मेरे पास 10 की पावर -2। अब बताओ 12 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, ये 12 × 10 की पावर -1। जल्दी बता दो इनके बीच की फोर्स कितने के बराबर है? 1.2।
जी बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप मेरा मजाक भी उड़ा सकते हो, अरे यार क्या क्वेश्चन करवा रहे हो सर, ये कोई दिक्कत है, ये तो कुछ भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो हम कर लेंगे। पर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क कि सर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइजन ये चीजों के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं यार। आगे बढ़ने से पहले पहले हम इसके ऊपर अपने कदम उठा लें। ठीक है, कदम बैठ गया, समझ में आ गया क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करना है। ठीक है, यस सर। अब चलते हैं आगे की तरफ। और और हमें साइन तभी देखने हैं जब हमें मतलब फोर्स का पता लगाना दो है। चीजें साइन को देख के आपने सिर्फ ये बताना है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है। क्लियर होगी बात, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और दूसरा, ये साइन को आपने तभी कंसीडर करना है जब आप इस फोर्स की कौन सी फॉर्म लिखेंगे बच्चे, वेक्टर फॉर्म, तब बच्चे, अदरवाइज बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है, आगे Yes, चले sir. बच्चे, आगे चले, हाँ या ना। अब Yes, sir. बच्चे हमारे पास आगे चलते हैं, अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और गाड़ी के अंदर से नेक्स्ट जो गाड़ी बढ़ानी है बच्चे, उसको जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ अगर बच्चे हमारे पास वी हैव टू चार्जेस, अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, इफ वी हैव द टू चार्जेस, अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं बच्चे ऑफ, आपके पास यहाँ पर इक्वल ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड, मेरे पास दो चार्जेस हैं और जिसमें से इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, रिपेलिंग, ये बच्चे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दीज आर रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, रिपेलिंग ईच अदर विद फोर्स ऑफ एफ न्यूटन, विद द फोर्स ऑफ, आपके पास क्या आ गया, एफ न्यूटन, ये एक दूसरे को एफ न्यूटन से क्या कर रही है बच्चे, रिपेल कर रही है। इफ, ध्यान से समझना, 25% ऑफ वन चार्ज, 25% ऑफ one charge is transferred to another, it is transferred to another, it is transferred to another, ये दूसरे चार्ज को मैं क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, it is transferred to the another, calculate the new force, calculate the new force at same distance, at same distance, यानी सेम डिस्टेंस के ऊपर मुझे यहां पर अब क्या निकालनी है बच्चे, न्यू फोर्स निकालना। क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन का मतलब क्या, क्वेश्चन का मतलब हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, आपके पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो आर के बराबर है। ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ये पहली इक्वेशन। अब यहां से 25% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/4, एक बॉडी में से 1/4 ऑफ चार्ज दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहली बॉडी का चार्ज कितना रह जाएगा, Q माइनस ऑफ Q/4, 25% ट्रांसफर हो गया तो 25% मेरा कम हो गया, 25% उसका बढ़ गया, 1/4 मेरा कम हो गया और 1/4 उसका बढ़ गया। तो जल्दी बताओ इसका क्या आ जाएगा बच्चे, नाउ दिस विल बी 3Q/4, और दूसरे का बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q प्लस ऑफ Q/4, जल्दी बता दो कितना आ जाएगा बच्चे, 5Q/4। यहां से 25% डिडक्ट हो गया बच्चे, यहां से 25% डिडक्ट हो गया और यहाँ पे 25% क्या हो गया, एक तरफ से ये 25% डिडक्ट हो गया और दूसरी तरफ से 25% ये क्या हो गया बच्चे, ऐड हो गया। अगर ऐसा हमारे पास हो रहा है तो हम यहाँ पर ये बोल देते हैं बच्चे कि इनके बीच की फोर्स भी अब चेंज हो जाएगी। बताओ अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की फोर्स क्या हो जाएगी, सो देयरफॉर द न्यू फोर्स विल बी, तो हमारे पास नई फोर्स किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3Q/4
5q/4, तो 3q/4 मल्टीप्लाइड बाई 5q/4 और मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी सेम है, तो r²। जल्दी बता दो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 5 15 और 4 × 4 16, तो 15/16 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q² / r²। तो बताओ आपकी जो नई फोर्स है वो हमारे पास ओल्ड फोर्स के मुकाबले कितने टाइम्स रह गई है, 15/16 टाइम्स रह गई। तो हमारे पास जो हमारी नई फोर्स है बच्चे, वो पुरानी फोर्स के मुकाबले कितनी रह गई है बच्चे, इट इज 15/16 टाइम। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? यहाँ पर एक बॉडी, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है काकी, इसमें फिजिक्स लग रही है क्या? आपको लग रहा है कि फिजिक्स लग रही है? कहीं पर भी नहीं। नो सर, ये तो मैथमेटिक्स है। एक ने 25% छोड़ा, एक ने 25% कैच कर लिया। अब ये दोनों नए चार्जेस हैं, नए तरीके से फोर्स निकालनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया काके, r²। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव r² बच्चे हमारे पास। कोई प्रॉब्लम इसमें से बच्चे, कोई प्रॉब्लम बच्चे? चले आगे की तरफ बच्चे। यस चलो, सो हमारे पास यहाँ पर अगर हम आगे की तरफ को चलते हैं तो मुझे क्या चीज समझ में आती है, कुछ और छेड़छाड़ करते, कुछ और छेड़छाड़ करके देखते कि क्या क्या चीजें हो सकती है। मैंने पहला क्वेश्चन ही सिर्फ आसान करवाया, अगर तो आसान क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बता देना बेटा, मैं आसान करवा करवा के ना तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलवा दूंगा कि फिजिक्स बहुत आसान है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को ऐसा क्वेश्चन चाहिए भाई कि जिससे मैं 4 बच्चों में बैठ के मेरा भी क्वेश्चन, मेरे आपके अंदर की चाहत है ना कि भाई मेरे को भी कोई पर्सन बोले कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो भैया क्वेश्चन फिर ठीक ठाक करने पड़ेंगे। आसान भी करो और मुश्किल भी करो, शॉर्ट ट्रिक से भी करो, लॉन्ग मेथड से भी करो क्योंकि आपकी लाइफ में इस वक्त एक ही पर्पस होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेकेंडरी चीजों को मत देखो, सारी चीजें लाइफ के अंदर तभी सॉर्ट आउट होंगे जब आपकी पढ़ाई सॉर्ट आउट है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन करना बच्चे वो करो, कहीं से भी करो और मेरे पास लेके आओ, फिर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन करना कैसे। अब मेरे पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया बच्चे, ध्यान से समझना। व्हाट विल हैपन टू दी, what will happen to the, what will happen to the electrostatic force, to the electrostatic force, what will happen to the electrostatic force, what will happen to the electrostatic force if अगर बच्चे the charge is doubled, both the charges, if both the charges is doubled, अगर मेरे पास दोनों चार्जेस हम डबल कर देते हैं, if both the charges is doubled, अगर हम दोनों चार्जेस को यहाँ पर क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, and distance between the charges and the distance between the charges and distance between the charges, और जो डिस्टेंस है बच्चे बिटवीन द चार्जेस इज हाफ, और जो आपके पास इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है मैं ठीक उनको क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। जरा देखें हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पर फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मान लेते कि ये चार्जेस मेरे पास Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस है r का स्क्वायर। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं बच्चे, इन दोनों चार्जेस को यहाँ पर डबल कर रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2Q1 यहाँ पर 2Q2 और डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो r/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर r², तो r² का मतलब बच्चे r की पावर 4, तो मेरे पास 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r² अपॉन 4,
ये 4 आपके पास ऊपर चला जाएगा, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा, 16 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर। जल्दी बता दो, जो मेरे पास, सॉरी ये एफ डैश है, तो मेरे पास जो एफ डैश फोर्स है बताओ वो कितने के बराबर हो जाएगी। सो ये हमारे 16 टाइम्स ऑफ द होल फोर्स। मुश्किल चीज नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे यहाँ पर हमको इसमें कोई मुश्किल चीज सीखने को आ रही है, मुश्किल चीज समझने को आ रही है। मुझे लगता है कि ये चीजें बिल्कुल सॉर्ट आउट है, बिल्कुल चीजें सिंपल है, ये बहुत सिंप्लीफाइड चीज है। हम यहाँ पर अभी तक सिर्फ चार्जेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनके बीच के डिस्टेंस के साथ कर रहे हैं। हम मीडियम को बाद में देखेंगे कि मीडियम के साथ छेड़छाड़ करने से क्या चीज हो सकती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन को थोड़ा टफ करते हैं, और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास टफ कैसे होगा, ध्यान से समझना बच्चे। देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझना। वी हैव, मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, वी हैव द 2 न्यूट्रल बॉल्स। मेरे पास 2 न्यूट्रल बॉल्स हैं बच्चे, हमारे पास 2 न्यूट्रल बॉल्स। they are rubbed together, they are rubbed together to ensure transfer of the electron, to ensure transfer of the electron। ये बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है बच्चे, जब तक नहीं होती है हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं बच्चे, रब कर रहे हैं। And now they are placed at the distance are apart, at the distance हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, r apart। और अब हम इन दोनों को r डिस्टेंस दूर पे प्लेस कर देते हैं। if they exert force of F Newton on each other, if they exert, अगर ये हमारे पास exert कर जाती है बच्चे, force, they exert force of F Newton on each other, F Newton on each other, calculate the number of electron transfer, number of the electron transfer कि हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए। कुछ क्वेश्चन भेजे में क्या नहीं गया, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या फंडामेंटल पॉइंट है, मेरे पास यहाँ पर 2 बॉडीज को लिया गया, इनको रब करके कुछ डिस्टेंस पे रख दिया गया। जब आप रब करोगे, एक बॉडी यहाँ पर +Ne का चार्ज गेन कर जाएगी, जिसने n इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हो, और दूसरी बॉडी ने इसी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, -Ne का। और इन दोनों बॉडीज को हमने r डिस्टेंस पे रख दिया, और इनके बीच में हमारे पास फोर्स कितने की लग रही है बच्चे, हमारे पास इनके बीच की फोर्स आपके पास क्या लग रही है, F न्यूटन की लग रही है। अब इन दोनों के बीच के फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, तो मेरे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R। और मेरे को नेगेटिव साइन नहीं लेना क्योंकि फोर्स कैलकुलेट करना, तो Ne मल्टीप्लाइड बाई Ne, और इनके बीच का डिस्टेंस आ गया R का स्क्वायर। ताकि अब एक बात बताओ मुझे इसमें निकालना क्या, तो राजे क्या निकालना है इसके अंदर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो मुझे इसमें से किसकी वैल्यू बतानी है, बताओ किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। मुझे n की वैल्यू बतानी है, तो अब बताओ कैसे बताओगे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू f, एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर e स्क्वायर। तो बताओ n स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर f एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, e स्क्वायर। भाई ध्यान रखना, स्कूल के अंदर आने लायक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एंड n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा E का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हुए। क्लियर होगी बात? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते, कोई डाउट है? आई थिंक सो ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चन एररलेस के अंदर भी मिल जाएगा काके, ठीक है, एररलेस। अब जगजोत या जिस बच्चे के पास भी है धीरे धीरे करनी स्टार्ट कर दो। अब धीरे धीरे बच्चे अपने क्वेश्चंस को बढ़ाना स्टार्ट करो, पढ़ाई के पुरानी रिदम पे आओ, सारी चीजें भूल जाओ और ध्यान से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। और हाँ, ये बहुत एक्सीलेंट आपके पास मौका है, क्योंकि अभी इसके साथ आप थोड़ी बहुत ग्रेविटेशन सोच भी सकते, और ग्रेविटेशन और इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो साथ साथ आप सीख सकते हो। अब चले आगे की तरफ बच्चे, कोई दिक्कत है इसके अंदर से? जी बोलो, ठीक है, क्लियर है? मैं चलूं आगे बच्चे? यस सर। चलते अब हम आगे की तरफ। अब बच्चा अगर मैं आगे की तरफ को चलूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? तो फोर्सेस मैंने कर लिए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन चलेंगे, कल भी हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे बच्चे, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम है भैया एक दिन लगा के न्यूमेरिकल्स तो कर लें। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मुझे जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको नहीं आते हैं, तब तक तो बच्चे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बच्चे, तो वो तो हमने करते रहने। तो अभी मैं आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और मजेदार बात पता है क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एनसीईआरटी का हिस्सा है। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? टचिंग ऑफ चार्जेस and the sharing of the charges, the touching and therefore sharing of the charges, and therefore the sharing of the charges, and therefore sharing of the charges, and therefore sharing of the charges, and therefore the sharing of the charges, the touching and therefore sharing of the charges। ये कॉन्सेप्ट है, इसकी थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है, पर क्वेश्चन होता क्या बच्चे हमारे पास, अगर मेरे पास ये प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ये प्रोसेस ऑफ एक तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, कंडक्शन का प्रोसेस टाइप है। हमारे पास अगर दो सेम शेप की बॉडीज को, जिसके एक के पास प्लस Q1 का चार्ज है और दूसरे के पास प्लस Q2 का चार्ज है, इनको अगर आप टच करके एक दूसरे से सेपरेट कर देते हो, इनको टच किया सेपरेट किया, तो जब आप इनको टच करने के बाद सेपरेट कर देते हो तो इन पे जो फाइनल चार्ज होगा वो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपका फाइनल चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। आपके पास फाइनल चार्ज क्या आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ये हमेशा एवरेज आएगा, ये हमेशा एवरेज आएगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात, अगर कोई आपके पास बॉडी नेगेटिव है, अगर किसी बॉडी के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखना बच्चे, अगर किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है तो इस बात का ध्यान रखना कि वो जो बॉडी है बच्चे जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो आपने इसके इग्नोर नहीं करना। तो डू नॉट इग्नोर द नेगेटिव साइन जब आप ऐड करने लो। नेक्स्ट वन बच्चे, अगर कोई बॉडी टीचर न्यूट्रल बोलता है तो आपने उसके ऊपर चार्ज 0 कूलम का लेना, ताकि आप फाइनल चार्ज बता सको। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो आपने बच्चे एडिशन के वक्त उसका नेगेटिव चार्ज ही लेना, और अगर कोई न्यूट्रल है तो आपने उस बॉडी का जो आपके पास यहाँ पर चार्ज है वो आपने 0 के बराबर लेना। एक Q1 है, एक Q2, दोनों को आपने टच किया, यहाँ पर आपने दोनों को टच किया। टच करने के बाद इन पे जो फाइनल चार्ज है ये दोनों चार्जेस का एवरेज हो जाएगा, ये दोनों चार्जेस का एवरेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, मैं पहले शुरुआत एनसीईआरटी से करता हूं। अगर एनसीईआरटी ही नहीं क्लियर है बच्चे तो दुनिया की जो मर्जी किताब उठा लो बच्चे, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देखते हैं आप क्वेश्चन कैसे कर पाते हो। तो मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया Q का,
मेरे पास यहाँ पर एक और चार्ज आ गया बच्चे, और ये चार्ज बच्चे हमारे पास आ गया 3q, और इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है? r के बराबर, r के बराबर। इन दोनों के बीच के कोई फोर्स F लग रही, द फोर्स बिटवीन देम इज x, द फोर्स बिटवीन देम इज F, द बिटवीन देम इज F, इन दोनों के बीच की फोर्स F। if they above charges, if they above charges, अगर हमारे पास जो above charges है, if they above charges, जो हमारे पास ऊपर वाले चार्जेस हैं, are touched and, एक तो टच किए बच्चे, touched and place on previous position, on previous position, इसका मतलब क्या हो गया? place on the previous position, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रीवियस पोजीशन का मतलब कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। फाइंड द न्यू फोर्स, फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस, यानी इन दो चार्जेस के बीच के आपने क्या बतानी है बच्चे? नई फोर्स बतानी। हमने इन दोनों चार्जेस की यहाँ पर क्या बतानी है बच्चे? बिल्कुल नई फोर्स आपने बतानी। चलें स्टार्ट करें बच्चे। देखो कैसे होगा बच्चे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि इसके ओल्ड फोर्स क्या है, तो बता सकते हो कि इसके ओल्ड फोर्स क्या है आपके पास? चलो देखते हैं। तो हमारे पास इसकी ओल्ड फोर्स किसके बराबर है? तो मैं जवाब दूंगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास 3q का स्क्वायर अपॉन मेरे पास r का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। इन दोनों चार्जेस को टच करने के बाद कोई बच्चा बता सकता है कि फाइनल चार्ज कितने का रह जाएगा? तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस को टच कर देता हूं तो बताओ पहली बॉडी पे अब चार्ज कितने का रह जाएगा? तो ये आ जाएगा q प्लस ऑफ 3q डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ ये चार्ज कितने का रह जाएगा बच्चे? 2q। और दूसरे पे भी मेरे पास कितने का चार्ज आ जाएगा? 2q का। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? काके जल्दी बताओ बच्चे। तो इन दोनों के बीच अब बताओ कि इसके बीच की नई फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? तो इन दोनों के बीच की नई फोर्स F डैश बताओ कितने के बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू 2q, जल्दी बता दो कितने के बराबर है? 4q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्या इन दोनों के बीच की फोर्स चेंज होगी? है यस, बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल। अगर मैं इन फोर्सेस को आपस में कंपेयर करना चाहूं तो बताओ कैसे कंपेयर करूंगा? तो मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी बच्चे? तो F डिवाइडेड बाई F डैश। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। डिवीजन करने से मुझे पता है ये वाली दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर भी। तो क्या बच जाएगा बच्चे? 3/4। तो बताओ नई फोर्स क्या आ जाएगी? इट विल बी 4/3 टाइम्स ऑफ द ओल्ड फोर्स। ये हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से, अगर F को F डैश से मैं डिवाइड कर दूं, यहां पर ऊपर F नीचे F डैश, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास यहां पर रेशो आ जाएगी 3:4। F डैश नई फोर्स है तो F डैश कितने के बराबर आ जाएगी? 4/3 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगी? F। सो दिस इज द न्यू फोर्स। तो बताओ फोर्स इंक्रीज होगी है कि डिक्रीज होगी? तो बताओ फोर्स इंक्रीज होगी है। यस, यहां पर टच करने के बाद फोर्स इंक्रीज होगी, पर एक गलत बात मत सोच लेना कि फोर्स हमेशा इंक्रीज होगी। याद करना कि टच करने के बाद फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज और इवन रिमेन्स कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना बच्चे। मैंने क्या बोला? दो चार्जेस को टच करने के बाद अगर हम सेपरेट करते हैं तो फोर्स इंक्रीज भी हो सकती है जैसा इसमें हुआ, डिक्रीज भी हो सकती है, कभी ना कभी देखेंगे। और बच्चे हमारे पास सेम भी रह सकते हैं। बच्चा बोलता है कैसे? मैं दोनों चार्जेस को Q और Q ले लेता हूँ। अब बताओ अगर मैं दोनों चार्जेस को Q और Q ले लेता हूँ तो दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा? 2Q डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या रह जाएगा? Q।
तो क्या चार्जेस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। No, तो sir. अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बच्चा हमारे पास टचिंग ऑफ द चार्जेस है। तो दिस इज द टचिंग ऑफ द चार्जेस। ठीक है। सो अभी हम इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं बच्चे। कल हम मिलते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। कल हम आगे चल के इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। कोई डाउट हो डू मैसेज में बच्चे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।